हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज अपनी मैथ की क्लास प्रारंभ करेंगे और आज से जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है वो बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट हो रही है। इसलिए जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं उन टॉपिकों को आप अच्छे से देखिएगा और इनका आप नोट्स घर में बनाते जाइएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, क्लास 12 है। तो इसमें आज हम लोग संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध व फलन, संबंध और फलन, इसे समझना है आपको। इसे इंग्लिश में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस ये टॉपिक है हमारा और इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ी सी बातें फर्स्ट ईयर की हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे सीखते हैं। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, वो है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इंग्लिश में हम लोग इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो देखो, जैसा कि इसका नाम है क्रमित युग्म, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दो वस्तुओं या दो संख्याओं का वह क्रम या वह युग्म जिनका क्रम निश्चित हो, तो ऐसे युग्म को ही हम लोग क्रमित युग्म कह देते हैं। यानी दो संख्याओं का या दो वस्तुओं का ऐसा युग्म जिनका क्रम निश्चित, उसे हम लोग क्रमित युग्म कह देते, ऑर्डर पेयर कह देते। तो अब देखिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग छोटे ब्रैकेट में A, B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसे हम लोग छोटे ब्रैकेट में A, B द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और यहां पर जो ये पहली संख्या या पहली वस्तु लिखी है, इसे हम लोग प्रथम अवयव कह देंगे, प्रथम अवयव। और जो ये बाद वाला एलिमेंट है, इसे हम लोग द्वितीय अवयव कह देते हैं। अब देखिएगा, यानी ऑर्डर पेयर, तो इसमें जो भी संख्याओं का क्रम है वो निश्चित है और इसे सदैव आप छोटे ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ऑर्डर पेयर लिखा। यानी यदि आपने इन संख्याओं के क्रम को चेंज कर दिया तो आपका ऑर्डर पेयर भी बदल जाएगा। जैसे हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट समझेंगे कि A, B इज नॉट इक्वल टू B, A। यानी जो आपके पास ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है A, B, ये आपका B, A के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ऑर्डर पेयर में हमने देखा कि यहां पर पहली जो संख्या लिखी है A, दूसरी संख्या लिखी है B, जबकि इस ऑर्डर में पहली संख्या B लिखी है और दूसरी संख्या आपकी A लिखी हुई है। तो यहां पर जो विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि हम कभी भी ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो वहां पर आप संख्याओं के क्रम को ध्यान रखेंगे। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता, यानी हम लोग दो क्रमित युग्म देखेंगे कि आपस में बराबर कब होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर, यानी दो
ऑर्डर पेयर हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख दें कि यदि a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो दो ऑर्डर पेयर्स हमने आपस में बराबर किए, तो ये आपस में बराबर तभी होंगे जब पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो। यानी यदि a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी है तो हम लोग लिख देंगे a इज इक्वल टू बी कॉमा a इज इक्वल टू सी और यहां पर b इज इक्वल टू डी। यानी इसी प्रकार यदि दो ऑर्डर पेयर आपके पास दिए जिनके संगत अवयव आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों क्रमित युग्म भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप दोनों तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो इंप्लाइज करके लिख सकते हो a इज इक्वल टू सी कॉमा बी इज इक्वल टू डी, या फिर आपको a इज इक्वल टू सी b इज इक्वल टू डी दिया है तो आप उसे लिख सकते हो a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। यानी इस पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय a इज इक्वल टू सी कॉमा बी इज इक्वल टू डी रख दो। तो यहां से हम लोगों ने ऑर्डर पेयर देख लिया और इसके बाद हम लोगों ने क्रमित युग्म भी देख लिया, यानी क्रमित युग्मों की समानता के बारे में भी हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। अब जो बात हम लोग करेंगे यहीं पर थोड़ा सा और टॉपिक अपना आगे बढ़ाएंगे और ये होगा कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि यदि कैपिटल A और कैपिटल B दो अरिक्त समुच्चय लेने, यहां पर हम इसे डिफाइन करते हैं, यदि कैपिटल A व कैपिटल B दो अरिक्त समुच्चय हो तो उन सभी क्रमित युग्मों A कॉमा B का समुच्चय जहां स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B, समुच्चय A का B का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहीं पर हम लोग इसी को यदि मैथमेटिकल रूप से डिफाइन करके ऐसे लिखें और लिख देंगे इसे A क्रॉस B द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग अब इसे डिफाइन करेंगे A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। यानी जो आपने कार्तीय गुणनफल को डिफाइन किया तो A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B रख दिया। अब इसी प्रकार यदि आपको B क्रॉस A लिखना है तो ये B कॉमा A सच दैट B बिलोंग्स टू कैपिटल B और A बिलोंग्स टू कैपिटल A रख दिया। यानी हम लोग A और B यदि दो आपको समुच्चय दिए जाएंगे, ध्यान रखना है दोनों समुच्चय आपके नॉन इंपटिव होने चाहिए, दोनों आपके अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। यदि दोनों अरिक्त समुच्चय हैं तभी हम लोग A क्रॉस B को डिफाइन कर सकते हैं।
और A क्रॉस B क्या होगा, आपने लिखा है A क्रॉस B इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B लेते हैं। अब यदि इसी को आपको एग्जाम्पल के रूप में समझना है तो यहां पर लिख लीजिएगा, माना सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और सेट B को हम लोग A, B कंसीडर करेंगे। अब A क्रॉस B आपको देखना है तो आप इसमें सारे ऑर्डर पेयर बना दीजिए। अब ऑर्डर पेयर आपको बनाने हैं तो ऑर्डर पेयर में एक बात का ध्यान रखना है आपको कि पहला अवयव समुच्चय A का होगा और दूसरा अवयव समुच्चय B से होगा। यानी हम लोग 1, A 1, B 2, A 2, B 3, A और 3, B ये आपने A क्रॉस B डिफाइन कर लिया। अब A क्रॉस B जब आपने डिफाइन किया, A क्रॉस B आपने डिफाइन किया, अब ऐसे ही यदि आपको B क्रॉस A डिफाइन करना है तो हम लोग B क्रॉस A देखा है कि B क्रॉस A इज इक्वल टू B कॉमा A सच दैट B बिलोंग्स टू कैपिटल B और A बिलोंग्स टू कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि B क्रॉस A में जो भी ऑर्डर पेयर आप बनाएंगे उसमें पहला अवयव सेट B का लिया जाएगा और दूसरा अवयव सेट A से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग B क्रॉस A को लिखते हैं। देखिएगा यहां पर A, 1 A, 2 A, 3 B, 1 B, 2 एंड B, 3। तो इस प्रकार से हम लोग A क्रॉस B और B क्रॉस A को डिफाइन करके लिख लेते हैं। अब फिर देखो, हम लोग जैसे कार्तीय गुणनफल को अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लेकर के किए, तो अब यहीं पर एक एग्जांपल और लेकर चलेंगे। यहां पर हम लोग सेट A को 1, 2 ले लें और सेट B को A, B ले लीजिएगा। तो यदि आप सेट A और सेट B दोनों देखिएगा नॉन इंपैरेटिव सेट है आपके, दोनों अरिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब A क्रॉस B निकालेंगे आप तो देखिएगा सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे आप, लेकिन ऑर्डर पेयर में पहला अवयव सेट A से लिया जाएगा और दूसरा अवयव सेट B से लिया जाएगा। तो अब हम लोग जो भी यहां पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1, A 1, B 2, A 2, अब ऐसे ही हम लोग B क्रॉस A लिख लेंगे तो ये A, 1 A, 2 B, 1 B, 2 रख लोगे। तो यहां पर आपको A और B यदि दो सेट दिए जाते हैं, कोई दूसरे भी आप एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हो और तब आपसे कहा जाएगा तो A क्रॉस B भी आप डिफाइन कर लोगे और B क्रॉस A के भी सारे ऑर्डर पेयर आप नोट कर सकते हो या लिख सकते हो। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक बात और यहां पर ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट डाल करके आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और वो पॉइंट क्या है कि यदि समुच्चय A व B में क्रमशः यम व यन अवयव हों तो A क्रॉस B व B क्रॉस A में अवयवों की संख्या यम यन होगी। यहां पर इस पॉइंट को बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको कि यदि सेट A में देखिएगा, इसके पहले एग्जांपल में हमने सेट A में 2 अवयव रखे थे और सेट B में भी 2 अवयव रखे थे, तो A क्रॉस B में आपको 4 अवयव मिले।
इसी प्रकार B क्रॉस A में भी आपको 4 अवयव मिले। तो हम लोग इस फार्मूले को यहां पर ध्यान दे लेंगे कि यदि समुच्चय A में m अवयव हो और समुच्चय B में n अवयव उपस्थित हो तो हम लोग कहते हैं A क्रॉस B व B क्रॉस A में अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn हो जाएगी। तो ये बातें तो हम लोगों की कक्षा 11 की थी, जो कि आपको रिलेशन पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए। अब हम लोग डिफाइन करते हैं संबंध के बारे में। अब देखिए संबंध, रिलेशन, इसे हम लोगों को डिफाइन करना है। तो देखिएगा संबंध क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसी को समझना है। तो रिलेशन का मतलब है रिश्तेदारियां। आप लोग जानते भी होंगे, रिलेशंस का मतलब दो व्यक्तियों को जिस शब्द द्वारा एक दूसरे से संबंधित कर दें तो उस शब्द को भी तो हम संबंध कहते हैं। और सामाजिक रिलेशन से वो भी आपके पास, आप अपने एटमॉस्फेयर में भी जानते होंगे, जैसे चाचा। एक ऐसा वर्ड है चाचा जिसमें दो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। इसी प्रकार कोई दूसरा भी आप रिलेशन ले सकते हो, पिता, भाई, बहन, मित्र, गुरु, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये एक प्रकार के रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इनसे यानी इन शब्दों से हम दो व्यक्तियों को आपस में संबंधित कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो इस चीज को आपको समझना है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय समुच्चय ए का समुच्चय बी में संबंध कहलाता है। ये हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी हम लोग ए और बी दो सेट लेकर चलते हैं। ए और बी दोनों सेट हमारे पास अरिक्त होने चाहिए, यानी आप ऐसे सेट इसमें नहीं ले सकते जो कि रिक्त हो, नल सेट हो। अब यहीं पर यदि हम लोग यहां पर लिख लीजिएगा, माना ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी और बी इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ले लिया। ये आपने दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी। अब यहां पर हम लोग ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होगा, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 और फिर हम लोग सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3। ये आपने ए क्रॉस बी को ऐसे डिफाइन कर दिया। अब जब आपने ए क्रॉस बी डिफाइन किया तो अब हम लोग रिलेशन यहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, अब सबसेट बनाइएगा। तो R1 में हम लोग लिख रहे हैं ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3। तो आप इस R1 को देखिएगा, R1 में जो भी एलिमेंट्स लिखे आपके ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में उपस्थित हैं। तो R1 का जो R1 सेट हमारे पास लिखा है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो R1 जो हमारा हो जाएगा ये संबंध होगा समुच्चय ए से समुच्चय बी। इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, R2 इज इक्वल टू ए कॉमा 1, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, ऐसे कोई भी आप ले लीजिएगा। तो R1 भी हमने डिफाइन कर लिया, R2 भी हमने डिफाइन कर लिया।
इसी प्रकार हम R3, तो यहां पर R3 डिफाइन करोगे A,1, B,1, C,1, जो भी आपके पास दिया जाएगा इस आधार पर आप रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हो। R1, R2, R3 ये आपके समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध है। क्यों ये समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध है? क्योंकि ये जितने भी आपने सेट लिखे हैं ये सभी के सभी A क्रॉस B के सबसेट हैं। जब ये A क्रॉस B के सबसेट होंगे तो इस प्रकार से हम रिलेशंस बना लेंगे। अब जरा एक बात देखो, A क्रॉस B में अवयव कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि किसी समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या n है तो उसके उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर n। जब 2 की पावर n उप समुच्चय होंगे तो यहां पर देखिए A क्रॉस B में कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब A क्रॉस B के कितने सबसेट हो सकते हैं? तो यहां पर हम आपसे पूछें तो लिख दोगे उप समुच्चयों की संख्या, वही फार्मूला आप लगाओगे 2 की पावर 9 और ये वैल्यू 512 मिल जाएगी। तो हम लोग समुच्चय A से समुच्चय B में जो संबंधों की संख्या है 512 बना सकते हैं, यानी 512 रिलेशन लिख सकते हैं हम सेट A से सेट B में। जबकि यहां पर हमने केवल 3 रिलेशंस लिखे हैं, R1, R2, R3। आप ऐसे ही चाहें तो 512 पूरे के पूरे लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आपको इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं समझता हूं कि रिलेशंस में क्या डेफिनेशन होती है, कैसे रिलेशंस को हम परिभाषित करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, तो अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में अभी हम लोगों ने रिलेशंस देखा है और रिलेशंस क्या होता है इसको भी समझा है। अब यहां पर एक फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। हम लोग यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे और लिखेंगे इसमें, यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या m एवं समुच्चय B में अवयवों की संख्या स्मॉल n हो तो समुच्चय A से B में संबंधों की संख्या टू की पावर mn होगी। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिए। अब यहां पर यदि हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें, यदि A इज इक्वल टू 1, 2, 3 दे दिया जाए व B इज इक्वल टू A, B दे दिया जाए, तो समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की संख्या देखी जाए। संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखो, सेट A में आपके पास 3 अवयव हैं और सेट B में भी आपके पास 2 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे? 6। A क्रॉस B में जब 6 अवयव आएंगे तो A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, संबंधों की संख्या आपको निकालना है, क्या हो जाएगी? तो यहां पर सबसे पहले तो आप लिख लोगे, माना A इज इक्वल टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू A, B। अब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ये आपको मालूम है 6 हो जाएगी, तो समुच्चय A से
ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या, और यह संख्या आप किसके बराबर लिख दोगे? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। इतने रिलेशंस आपके बन सकते हैं। तो यदि 1 नंबर का प्रश्न आपको ऐसा दिया जा रहा है कि सेट ए और सेट बी आपको दे दिया जाएगा और तब आपसे पूछा जाए समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे डिफाइन कर लो। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना है आपको कि हम लोग एक पॉइंट और समझेंगे, और वो भी कौन सा पॉइंट है कि यदि देखिए आप, हम लोग यहां पर लिखेंगे यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी किसी संबंध में ए कॉमा बी उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? ए कॉमा बी किसी दिए गए संबंध में उपस्थित है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसे ए रिलेटेड बी यानी ए आर बी, ध्यान रखना है इसमें ए नीचे बनेगा छोटा सा, आर कैपिटल बनाओगे फिर छोटा सा बी बना दोगे, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखा है, उसके स्थान पर ए रिलेटेड बी लिख सकते हो, और ए रिलेटेड बी लिखा है उसके स्थान पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोई भी रिलेशन दे दिया जाए। अब जैसे यहीं पर एक एग्जांपल लेकर देखो, माना कैपिटल आर इज इक्वल टू एक संबंध दिया है 1,2, 2,3, 3, और हम आपको ये दे दें 2,5, दिस बिलोंग्स टू आर और डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर आप देखिए 2,5 हमारे दिए गए संबंध में उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2,5 ये आर में नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछे 3,1 ये आर में है कि नहीं है, तो आप आर के अवयवों को देखिएगा, 3,1 कोई भी अवयव इस पर नहीं है, तो इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दोगे। ऐसे यदि हम आपसे पूछें 3,4 तो यहां पर ये आर में है कि नहीं, तो ये बिलोंग्स टू आर लिख सकते हो। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2R5 असत्य है, या इसी को 3,3R1 ये भी आपका असत्य है, और इसमें भी आप लिखोगे 3R4 ये भी कैसा है? असत्य। तो हम लोग इस प्रकार से अपनी रिलेशन की क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसे आप प्रॉपर वे में प्रिपेयर कर लेंगे। ओके।